ओके, अपन अभी क्या पढ़ने वाले हैं, नियोनेटल रिससिटेशन, है ना। इसमें देखते हैं सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी क्या होता है। आर फॉर होता है रेस्पायरेटरी, टी फॉर होता है हमारा टेम्परेचर, सी फॉर होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कोई भी बेबी जस्ट बर्थ के बाद अगर आफ्टर बर्थ क्राई नहीं करता है, उस केस में हमको चेक करना है कि सबसे बेबी का रेस्पायरेटरी चेक करेंगे कि रेस्पायर कर रहा है कि नहीं, टेम्परेचर को फिर रेगुलेट करेंगे, आफ्टर दैट सर्कुलेटरी सिस्टम रेगुलेट करेंगे। तो नियोनेटल रिससिटेशन के हमारे ये कुछ 7 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम लोग इनिशियल असेसमेंट करेंगे बेबी का, है ना, एंड देन इनिशियल एक्शन लेंगे, फिर हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करेंगे, देन पीपीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मेंटेन करेंगे, देन चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। उसके बाद भी अगर बेबी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता तो एड्रेनलिन देंगे। उसके बाद आफ्टर दैट वॉल्यूम एक्सपेंड करने के लिए हम लोग एनएस दे सकते हैं, है ना। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले इसको हम याद रखेंगे A2RPCAV, है ना, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ARP केव करके। ए फॉर क्या होगा, असेसमेंट होगा, है ना। तो असेसमेंट दो ठो क्या असेसमेंट करेंगे, पहला असेसमेंट हो जाएगा और दूसरा एक्शन हो जाएगा। इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल एक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आर फॉर क्या हो जाएगा, रेट देखेंगे। तो रेट में हमारे क्या हो सकता है, या तो वो रेस्पायरेटरी रेट हो सकता है या तो वो हार्ट रेट हो सकता है। नेक्स्ट इस सी फॉर होता है चेस्ट कॉम्प्रेशन, ए फॉर हो जाएगा एड्रेनलिन और वी फॉर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। तो ये हम रेगुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम देखते हैं सारा चीज़। सबसे पहले हमने बोला कि बेबी का असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट प्री बर्थ हम लोग कंपेयर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। लाइक बेबी जो है वो हमारा टर्म बर्थ है कि नहीं है ना। प्री टर्म होगा तो ज़्यादा चांस होता है कि उसमें अपने को रिससिटेशन का रिक्वायर्ड ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ इम्यूनिटिक फ्लूइड देखेंगे कि इम्यूनिटिक फ्लूइड जो था वो क्लियर था कि नहीं। रिस्क फैक्टर देख सकते हैं कि फीटल या फिर मटरनल किसी को कोई रिस्क फैक्टर में तो नहीं है ना। और लास्ट इज आवर अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट। अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पहला तो हम लोग डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे, है ना, ताकि बच्चे को फ्लूइड वॉल्यूम का डिफिशिएंसी ना हो, एनीमिया ना हो, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो भी फ्लूइड रहता है उसको हम लोग स्क्रीनिंग के लिए सेंड कर सकते हैं। ये सारे 4 चीज़ हमने देखा। बेबी टर्म बर्थ है कि नहीं, इम्यूनिटिक फ्लूइड और कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं। ये सारे फैक्टर हम लोग को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें से अगर किसी में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो चांस है कि रिससिटेशन का रिक्वायरमेंट अपने को ज़्यादा हो सकता है। पहले हमने देख लिया असेसमेंट, फिर क्या देखेंगे, एक्शन देखेंगे। तो इनिशियली अपने को क्या क्या एक्शन लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे। अगर बेबी हाइपोथर्मिया में जा रहा है तो उस केस में हम लोग बेबी को वार्म करेंगे, है ना। सेकेंड थिंग इज़ हम लोग ब्रीथिंग रेगुलेट करेंगे। तो ब्रीथिंग रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जेंटल टेक्टाइल सेंसेशन देते हैं बेबी को। आइदर बेबी के बेक में हम लोग रफ करेंगे या तो फिर सोल में फ्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर एयरवे को देन मेंटेन करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि बेबी का हम जब नेक को एक्सटेंड, नॉर्मली क्या होता है कि बेबी का जो हेड का पोजीशन होता है वो ऐसा कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, हम लोग नेक को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो इससे क्या होता है, एयर का पैसेज इजीली हो पाता है ना। कुछ भी रीज़न से नेक रीजन पे वो ब्लॉक हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, सक्शन कर सकते हैं। इन केस अगर अपने को वहाँ पे कुछ सिक्रेशन दिखेगा, है ना, चाहे वो फ्लूइड सिक्रेशन कुछ भी होगा, तो हम एस्पिरेट करेंगे उसको। सक्शन एस्पिरेट ना हो करके हम लोग उसको सक्शन करेंगे। पहले नेक वाले पार्ट का सक्शन करेंगे, देन माउथ का सक्शन करेंगे। आफ्टर दैट, है ना, तो हमने क्या देखा कि एक्शन में सबसे पहले हमने टेम्परेचर रेगुलेशन किया, फिर ब्रीथिंग को मैनेज किया, देन एयरवे में कुछ ब्लॉकेज था तो उसको हमने रिमूव किया। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम देखेंगे हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट का। तो अगर कोई बेबी जस्ट बर्थ के बाद अगर बिल्कुल भी क्राई नहीं करता है ना, या फिर ब्रीथिंग अगर नहीं कर रहा है, उस केस में अपने को करना होगा, अपने को रिससिटेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बेबी अगर क्राई नहीं कर रहा है तुरंत बर्थ के बाद, तो वो क्या हो सकता है, वो सिग्निफिकेंट हाइपोक्सिया में जा चुका है ना। मतलब कि सीधी सी बात है, ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेबी का हार्ट रेट को असेस करेंगे। नॉर्मल जो बेबी का हार्ट रेट होता है वो मोर देन 100 बीट पर मिनट होता है। बट इस केस में अगर वो हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो उसमें क्या हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो 2 कंडीशन होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर बेबी का हार्ट रेट जो है वो मोर देन 100 है ना, और इसका मतलब कि वो ब्रीथिंग कर रहा है और लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है, मतलब कि फोर्सफुली ब्रीथिंग कर रहा है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेबी को ऑक्सीजन सप्लीमेंट देंगे,
है ना, ऑक्सीजन सप्लाई देंगे ताकि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल पाए, तो जो लेबर ब्रीथिंग है वो बेबी को ना करना पड़े। तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन किसके थ्रू दे सकते हैं, O2 हूड के थ्रू देते हैं या तो फिर नज़ल प्रोंग के थ्रू देते हैं, और अगर प्रीटर्म है तो फिर CPAP मेथड यूज़ करेंगे। ये हमारा ऑक्सीजन हुड है, और ये ऑक्सीजन हुड है, और ये हमारा नज़ल प्रोंग है ना। ओके, इन केस अगर हार्ट रेट जब लेस देन 100 है, उस केस में क्या करेंगे, बिल्कुल बेबी ब्रीथिंग नहीं कर रहा है तो अपने को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना होगा। आइदर इन्वेसिव मेथड लाइक एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे, या तो फिर नॉन इन्वेसिव मेथड में अपन बेग या फिर मास्क वेंटिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, अपन एक बार कंक्लूसिवली समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्टार्टिंग में कि हमारा मेन प्रायोरिटी देखा अपने, फिर उसके बाद मैनेजमेंट के एल्गोरिदम्स देखे, फिर 4 क्वेश्चंस में हमने देखे कि बेबी टर्म के बारे में देखे, इम्यूनिटिक फ्लूइड और कुछ रिस्क फैक्टर अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट के देखे। फिर उसके बाद एक्शंस में हमने टेम्परेचर देखा, ब्रीथिंग एंड एयर वे रेगुलेशन देखा। फिर हार्ट रेट में हमने 2 कंडीशन देखे, हार्ट रेट मोर देन 100 है, बेबी लेबर बर्थ कर रहा है, उस केस में क्या करना है अपने को, या फिर हार्ट रेट लेस देन 100 है, उस केस में अपने को कैसा मैनेजमेंट करना है। ओके, फिर हम देखते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अपने को कैसे मैनेजमेंट करना है। तो उसके लिए अपने को बेग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज़ करना है। ये हमारा डिवाइस यूज़ करते हैं। ये जो पार्ट है इसको अपन मास्क कुशन बोलते हैं। ये हमारा पार्ट हमारा प्रेशर गॉज है, और ये हमारा फेस मास्क है। फिर यहाँ से इस वाले पार्ट को अपन आउटलेट पॉट बोलते हैं, और ये हमारा सेल्फ इन्फ्लेटिंग बेग है, और ये हमारा ऑक्सीजन कनेक्टिंग ट्यूब है, ये ऑक्सीजन रिजर्वायर है, और ये हमारा इनलेट पॉट है। ओके, तो इस बेग के थ्रू यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसका वॉल्यूम कितना होता है, 240 to 750 ml होता है। नॉर्मली अगर बेबी का रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 40 to 60 होता है। रिस्पॉन्स अगर बेबी को हम बेग मास्क वेंटिलेशन से पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको हम एसेस कैसे करेंगे, बाई चेक करेंगे बेबी का हार्ट रेट में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। नॉर्मली अपने को कितना चाहिए कि बेबी का हार्ट रेट जो है वो मोर देन 100 हो, है ना। तो अपन प्रेशर जब देते हैं तो जो फर्स्ट प्रेशर देते हैं वो हमारा 30 to 40 mm ऑफ H2O होता है ना, ये यूनिट है। तो इस केस में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा इसलिए देते हैं फर्स्ट टाइम में, ताकि जो नेक में जो भी स्टिफनेस होगा या पाथवे में ब्लॉकेज होगा उसको रिमूव करने के लिए जो फर्स्ट प्रेशर होता है वो थोड़ा सा ग्रेटर होता है। फिर सब्सिक्वेंट जो प्रेशर देते हैं वो हमारा 15 to 20 mm ऑफ ये CM होगा, है ना, CM ऑफ H2O देते हैं। ओके, और ताकि प्रिवेंट द हाइपर इन्फ्लेमेशन, और या फिर एल्वेलाई जो है वो रप्चर ना हो जाए, है ना। एल्वेलाई रप्चर को ना हो करके हम उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट प्रेशर होता है उसको थोड़ा सा लेस देते हैं। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे FiO2 क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायर्ड O2। अब देखते हैं, देखो नॉर्मली क्या है, बेबी बर्थ हुआ है, उसको सबसे मेन हमारा प्रायोरिटी क्या होगा कि बेबी को सारे वाइटल्स ऑर्गन पे ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो, है ना, सफिशिएंट हो करके। तो उसके लिए हम लोग चेक करने का ये हमारा कुछ एक रूल है कि अगर विदिन मिनट ऑफ बर्थ, है ना, विदिन मिनट ऑफ बर्थ बेबी का जो SpO2 है ना, प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो हमारा SpO2 सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 60 to 65 होना चाहिए, और आफ्टर 2 मिनट ये हमारा रेंज होता है ना, कि लाइक आफ्टर 5 मिनट बेबी का जो SpO2 है वो 80 to 85% सेचुरेशन होना चाहिए, एंड आफ्टर 10 मिनट वो 85 to 95% ऑफ सेचुरेशन होना चाहिए। तो इसको अपन याद कैसे रखेंगे, सिंपल सा, अपने को 1 और 60 को याद रखना है। फिर आप उसके बाद इसमें अपन 1 इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें हमारा रेंज जो है वो 5 का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारा टेबल बन जाएगा। ओके, फिर देखते हैं अपन ने क्या किया था, यहाँ पे मास्क और बेग वेंटिलेशन मेथड यूज़ किए थे। तो वेंटिलेशन करेक्शन अगर हमने जो वेंटिलेशन मेथड जो भी बेग और मास्क यूज़ किया था वो हमारा करेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम फिर उसको रीअसेस करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो मेथड हम यूज़ किया है वो करेक्ट है कि नहीं करके। तो इसका याद रखने का निमोनिक है मिस्टर सोपा करके याद रखेंगे। MR मतलब कि M फॉर मास्क रिपोजिशन, मास्क का पहले पोजीशन को सही करेंगे, फिर हेड पोजीशन को रीएडजस्ट करेंगे, फिर सक्शन यूज़ करेंगे, है ना, फिर माउथ को ओपन करेंगे, फिर प्रेशर इंक्रीज करेंगे बेग में, और अल्टरनेट एयरवेज में हम यूज़ कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा MRSOPA, है ना। ओके, नेक्स्ट याद रखना कि ये जो मास्क और बेग वेंटिलेशन मेथड है इसको अपन कब यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हार्निया में, है ना। इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम प्रेशर देंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो हमारा विसरा में जो विसरल ऑर्गन है ना, डायफ्राम को क्रॉस करके विसरल ऑर्गन पे फोर्स करेगा। ओके, फिर देखते हैं हम लोग
ट्रेकियल ट्यूबेशन करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, अनकफ्ड होता है, कफ्ड होता है। जो अनकफ होता है उसको हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ट्रेकियल नेक्रोसिस होने का चांस कम होता है। ओके, नॉर्मली जो ईटी होता है उसका डायमीटर का ये हमारा रेंज वैल्यू है 2.5, 3 और 3.5, कॉमनली यही 3 यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन द बेबी का बर्थ वेट के ऊपर डिपेंड करता है ये। फिर क्या करेंगे, चेस्ट कॉम्प्रेशन दे सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पर मिनट अपने को 90 कॉम्प्रेशन 30 वेंटिलेशन देना होता है, और रेस्पॉन्स जो होता है उसको अपन कार्डियक से मॉनिटर करते हैं, है ना। कार्डियक से जो भी हमारा चेस्ट कॉम्प्रेशन हो रहा है उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। नेक्स्ट जो होता है हमारा एड्रेनलिन देते हैं। एड्रेनलिन को अपन आईवी देते हैं अम्बिलिकल वेन से, अगर वो वहाँ से अगर एसेसिबल नहीं होता है तो इंट्राओसस भी देते हैं। डोज जो होता है वो 0.2 ml पर kg होता है, और जो एड्रेनलिन का स्ट्रेंथ होता है 1:10,000 होता है। फिर वॉल्यूम एक्सपेंड करने के लिए अपन NS भी दे सकते हैं, 10 ml पर kg बॉडी वेट देते हैं। कब देते हैं, जब अपने को लगता है कि एंटीपार्टम ब्लड लॉस हुआ है, उस केस में अपन NS एंड में लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर ये सब प्रोसीजर न्यूनेटल रिससिटेशन फॉलो करने के बाद भी अगर 20 मिनट तक हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अगर हमारा ज़ीरो होता है ना, रिस्पॉन्स ज़ीरो होता है, कुछ नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेबी को हम लोग डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो हम एक बार फाइनल समराइज करते हैं। सबसे पहले न्यूनेटल रिससिटेशन देखे, प्रायोरिटी सेट कर लिए, फिर एल्गोरिदम देख लिए, फिर 4 प्री बर्थ एसेस क्वेश्चन देख लिए, टर्म बेबी टर्म है कि नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, रिस्क फैक्टर और अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट। फिर एक्शन में हमने टेम्परेचर और बर्थ और एयरवे देखा, फिर हार्ट रेट के बारे में देखा, फिर PPV मेंटेन कैसे करेंगे वेंटिलेशन बैग यूज़ करके, और फिर लास्ट में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में देखे। चेस्ट कंप्रेशन के रूल्स देखे कि 90 कंप्रेशन देना होता है, देन 90 कंप्रेशन एंड 30 वेंटिलेशन इन 1 मिनट। रिस्पॉन्स अपन कार्डियक से मॉनिटर कर रहे थे। एड्रेनलिन भी दे सकते हैं, फिर वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे, और एंड में इसके बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो बेबी को हम लोग डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। थैंक यू।